छात्रों, आज हम आपके लिए बीएससी पार्ट 2 का अनसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो 2 प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सूचना दे रहा हूं कि आप मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए अनसॉल्व्ड की टोटल वीडियो प्राप्त हो सके। अब देखिएगा, आप जो है वीडियो 2 में क्वेश्चन 2 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन लिक्विड अमोनिया। एडवांटेज इन्होंने पूछे हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट के और लिक्विड अमोनिया में। ये 3 रिएक्शनें इन्होंने पूछी हैं। तो देखें, आपके कोर्स में नॉन एक्वस सॉल्वेंट केवल 2 हैं, जिनके नाम हैं लिक्विड अमोनिया और लिक्विड SO2। तो पहले हम एडवांटेज ऑफ लिक्विड अमोनिया आपके लिए समझाएंगे। सबसे पहला इसका इम्पॉर्टेंस तो है, लिक्विड अमोनिया एल्कली सॉल्वेंट के लिए वाटर की अपेक्षा बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। अब दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो लिक्विड अमोनिया की विस्कोसिटी लो होती है, जिस कारण से इसमें बहुत सी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं। थर्ड इसका एडवांटेज है, लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व अमोनियम साल्ट की हेल्प से सल्फाइड्स एंड एल्कोहल एवं एल्कोलेट्स का पीपीटी आसानी से प्राप्त किया जाता है। तो ये लिक्विड अमोनिया की एडवांटेज हो गई हैं। अब आप देखिए, दूसरा है एडवांटेज ऑफ लिक्विड SO2। लिक्विड SO2 का एडवांटेज क्या है? सबसे पहला तो एडवांटेज ये है कि लिक्विड SO2 बहुत ही चीप होता है, सस्ता होता है, इसीलिए इसका हम आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा यूज है, लिक्विड SO2 एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है। इनर्ट सॉल्वेंट के कारण हम लिक्विड SO2 के द्वारा बहुत सी ऑर्गेनिक रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं। लिक्विड SO2 कोवैलेंट मॉलिक्यूल के लिए एक बेस्ट सॉल्वेंट भी होता है। इसके बाद में अंतिम प्रॉपर्टीज है, लिक्विड SO2 का BP लो होता है, इसीलिए इसको आसानी से वाष्पित या एवोपोरेट किया जा सकता है। ये इसकी जो है एडवांटेज हो गई। आपके कोर्स में केवल 2 ही नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं, लिक्विड SO2 एंड लिक्विड अमोनिया। इसके बाद में आप देखेंगे कि इन्होंने पूछा है एसिड बेस रिएक्शन। लिक्विड अमोनिया में एसिड बेस रिएक्शन कैसे होती है वो उन्होंने पूछा है। इसे हम अथवा में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एसिड एवं बेस आपस में रिएक्ट होकर के साल्ट एवं सॉल्वेंट का फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन के लिए हम एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने डेफिनीशन भी आपके लिए बता दी कि एसिड बेस आपस में रिएक्ट होकर के साल्ट एवं सॉल्वेंट का फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद है दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लिक्विड अमोनिया के द्वारा आसानी से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। आप देख रहे हैं ZnNO3 का होल ट्वाइस और 2NH2, यहाँ पर पोटेशियम एमाइड आएगा 2KNH2।
पोटेशियम एमाइड की लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो आपका ये जिंक एमाइड का पीपीटी आएगा। उसके बाद में ये ZnNH2 2KNH2 की एक्सिस में होगा तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में थर्ड रिएक्शन पूछी गई है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए हिंदी में अवक्षेपण अभिक्रियाएं बोलते हैं। पहले आप डेफिनेशन समझो। जब टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट होकर एक इनसॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए पोटेशियम आयोडाइड अमोनियम क्लोराइड लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में KCl पीपीटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन का या अवक्षेप का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो है आपकी कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें इन्होंने आर में पूछा है बर्नर थ्योरी क्या होती, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिएगा एक वैज्ञानिक थे एल्फ्रेड बर्नर, उन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बेस को विकसित किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो इस थ्योरी के फॉलोइंग पॉइंट देखिए। सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा 2 टाइप की वैलेंसी शो की जाती है। पहला पॉइंट है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ये बर्नर थ्योरी का पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आप देखिए प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है। इन्हीं पॉइंट के आधार पर डायग्राम भी बनेंगे। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से शो किया जाता है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी के लिए सॉलिड लाइन से इंडिकेट किया जाता है। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाइड होती है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी XYZ अर्थात किसी भी लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाइड हो सकती है। आपने देखा कि वैसे तो नेगेटिव लिगेंड किससे अटैच रहती है, प्राइमरी वैलेंसी से, लेकिन कभी कभी नेगेटिव लिगेंड दोनों टाइप की वैलेंसी शो करती है। तो वे नेगेटिव लिगेंड जिनके द्वारा दोनों टाइप की वैलेंसी शो की जाती है उन्हें हम सॉलिड और डॉटेड दोनों से इंडिकेट करते हैं। ये जब मैं एग्जाम्पल आपके लिए समझाऊंगा तो आपकी समझ में आएगा कि कौन सी कंडीशन में कोई नेगेटिव लिगेंड दोनों टाइप की वैलेंसी शो करता है। सेंट्रल मेटल एटम की एक फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। इसके बाद में है प्राइमरी वैलेंसी अनस्टेबल होती है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी स्टेबल होती है। और हम जानते हैं कि जो स्पीसीज स्टेबल होती है उसके आधार पर ज्योमेट्री की जानकारी हो जाती है। तो प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा ज्योमेट्री की नॉलेज नहीं होती है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी स्टेबल होने के कारण ज्योमेट्री की नॉलेज हो जाती है। प्राइमरी वैलेंसी के लिए हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखते हैं। ये देखिए अगर कोई स्पीसीज प्राइमरी वैलेंसी से अटैच है तो उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखेंगे। अर्थात यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखेंगे। और जो दोनों टाइप की वैलेंसी को शो करेगा उसे भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखेंगे। फिर से एक बार समझें, वे स्पीसीज जो प्राइमरी वैलेंसी से अटैच होंगी उन्हें हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखेंगे
और वे स्पीसीज जो सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच होंगी उन्हें अंदर रखेंगे, और वे नेगेटिव लिगेंड जो दोनों टाइप की वैलेंसी को शो करते हैं उन्हें भी हम अंदर रखेंगे। किसके अंदर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। इसके बाद में देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल होंगे या स्क्वायर प्लेनर होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के नेचर ऑक्टाहेड्रल होगी। अब आप देखिए, एप्लीकेशन की बात की जाए तो बर्नर ने कोबाल्ट एमीन्स के कॉम्प्लेक्सेस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कंडक्टेंस मीजरमेंट अर्थात चालकता मापन एवं सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा Cl आयन को प्रेसिपिटेट किया था। उसके बाद में टोटल आयंस की संख्या को ज्ञात किया था। एग्जाम्पल देखिए, कोबाल्ट एमीन्स के आप कोबाल्ट अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल होंगे, और मैंने कहा था नेगेटिव लिगेंड हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखे जाते हैं। कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसीलिए अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल अटैच हैं। सेकंड एग्जाम्पल में अमोनिया के मॉलिक्यूल 5 हैं, जबकि कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, इसीलिए एक Cl एटम बाहर से जो अंदर आ गया है ये दोनों टाइप की वैलेंसी को शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम बाहर से अंदर लाए हैं। अगर बाहर से अंदर लाएंगे नहीं तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 नहीं हो पाएगी, केवल 5 ही रह पाएगी। अगले एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल हैं। कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, तो 2 मॉलिक्यूल हम बाहर से अंदर लाए हैं। 3 थे लेकिन 2 अंदर लाए। जो बाहर से अंदर आए हैं ये दोनों टाइप की वैलेंसी को शो करेंगे, क्योंकि 4 और 2 6, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 6। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर CO अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल हैं, तो तीनों Cl हम अंदर ले आएंगे, तभी कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो पाएगी। तो इस वाले एग्जाम्पल में बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के कोई भी Cl आयन नहीं है। अब आप देखेंगे इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो देखिएगा, ये दोनों Cl एटम किससे अटैच है? प्राइमरी वैलेंसी से, इसीलिए हम इन्हें डॉटेड लाइन से इंडिकेट करेंगे। जो बाहर से एक Cl अंदर आया ये दोनों टाइप की वैलेंसी को शो करेगा, इसे हमने सॉलिड और डॉटेड दोनों से। अमोनिया के मॉलिक्यूल 5 हैं जो सेकेंडरी वैलेंसी को इंडिकेट करते हैं, इन्हें मैंने सॉलिड से इंडिकेट किया है। अब अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर के लिए बनाना चाहेंगे तो बाहर केवल एक Cl है। ये वाला Cl किससे अटैच है? प्राइमरी वैलेंसी से। 2 Cl जो अंदर आए हैं ये दोनों टाइप की वैलेंसी को शो करेंगे। तो ये Cl देख लीजिए बाहर वाला हो गया, जिसके लिए हमने केवल डॉटेड लाइन से, जो अंदर के 2 Cl आ गए ये सॉलिड और डॉटेड दोनों के हैं। और उसके बाद में अमोनिया के केवल 4 मॉलिक्यूल हैं, इन्हें हमने केवल सॉलिड से इंडिकेट किया गया है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया है। इस टाइप से हमारे लिए बर्नर थ्योरी के आधार पर हम स्ट्रक्चर के लिए बना सकते हैं। इसके बाद में इसकी अगर लिमिटेशंस की बात की जाए, किसके लिमिटेशंस की? बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी की लिमिटेशंस देख लीजिए आप लोग। और तो इसकी फॉलोइंग लिमिटेशंस होती हैं। इस थ्योरी के आधार पर कॉम्प्लेक्सेस की ऑप्टिकल एवं मैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। नंबर 2 है, इसके आधार पर हमको ये भी जानकारी
नहीं हो पाती है कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट के द्वारा कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पाता। केवल कुछ ही ट्रांजिशन एलिमेंट के द्वारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो पाता है। तो ये आज का वीडियो 2 बोले चाहें आप या लेक्चर 2 बोलें, यहाँ पर एंड हो रहा है। और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरे ऐप को डाउनलोड करें और सभी वीडियोज़ प्राप्त करें। थैंक्स।